सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 2 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज की क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 115वें स्थान पर है भारत। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 की। इसको जारी किसने किया? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने। और इसमें आइसलैंड को दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बताया गया है, यानी कि पहले स्थान पर आइसलैंड है, फिर आयरलैंड है, फिर न्यूजीलैंड है। टॉप 3 कंट्रीज मैंने बता दिया। भारत की रैंक भी बता दी है, 115 है। 163 देशों में से भारत 115वें स्थान पर है। अच्छा, एशिया में टॉप पर कौन है तो वो भी देख लो। सिंगापुर है एशिया में टॉप पर, 6ठे स्थान पर है। बाकी हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनकी भी रैंकिंग मैंने यहाँ पे शो कर दिया, आप उनको भी देख सकते हैं। जैसे कि भूटान 21 पे है, नेपाल 76 पे है, श्रीलंका 97, चाइना 98, पाकिस्तान 144, म्यांमार 153, अफगानिस्तान 158। ठीक है, बस एक बार देख सकते हो। याद आपको एक तो टॉप 3 रख लेना, जिसमें भी टॉप का तो याद रखना ही रखना। आइसलैंड और भारत की रैंक याद रख लेना, 115 है। इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ग्लोबल पीस इंडेक्स। अब इंडेक्स वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी कल परसों ही मैंने आपको इंडेक्सेस से संबंधित 2 शीट्स रिवाइज कराई थी, उनके अलावा एक नई शीट मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। ये थोड़े पुराने वाले इंडेक्स हैं 2025 के ही, है ना, 2025 के स्टार्टिंग के आप कह सकते हो। जैसे कि कॉफी उत्पादन के मामले में भारत विश्व में 7वें स्थान पर है, टॉप पर ब्राजील है और इंडिया में कर्नाटक। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में टॉप पर उड़ीसा रहा। अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में पहला स्थान मिला था। ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में भारत 3रे स्थान पर है, टॉप पर चाइना है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 96 पे है, टॉप पर डेनमार्क है। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में टॉप पर कर्नाटक रहा। और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है, टॉप पर बुर्किना फासो है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया था, भारत 118वें स्थान पर है, टॉप पर फिनलैंड है। और पहली बार पंचायत उन्नति सूचकांक जो जारी हुआ था उसमें फ्रंट रनर ए कैटेगरी में टॉप पर गुजरात रहा था। ठीक है, तो ये सभी ध्यान में रखना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अगला प्रश्न भी अच्छा है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ये कहां पर हुआ? हो चुका है तो आंसर होगा चाइना। तो अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ये समिट हुई थी, अभी 31 अगस्त और 1 सितंबर को हुई। इसकी 25वीं समिट थी ये। कहां पर? चाइना के तियानजिन में। और चाइना ने इसे 5 बार होस्ट किया है, 5वीं बार होस्ट किया चाइना ने एससीओ की बैठक को। और इसमें मोदी जी ने भी हिस्सा लिया। अभी मोदी जी जापान गए थे, जापान के बाद डायरेक्ट वो चाइना चले गए। और थीम भी है, थीम जरूर याद रखना। थीम क्या है? अप होल्डिंग द शंघाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव। शंघाई भावना की निरंतरता, गतिमान एससीओ। अब पहले मैं एससीओ से आपको संबंधित पॉइंट्स बताता हूं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट समिट से रिवाइज कराऊंगा। देखो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसको शुरुआत में शंघाई 5 के नाम से जानते थे। इसका निर्माण हुआ था 1996 में। फिर 2001 में उज्बेकिस्तान इसका 6ठा मेंबर बना था और तब इसका नाम बदल के एससीओ कर दिया गया। 2017 में भारत पाकिस्तान इसमें शामिल हुए थे 7वें और 8वें मेंबर के रूप में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर मिलेगा आपको? बीजिंग, चाइना में। शंघाई से भाई इसका नाम क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो हेडक्वार्टर शंघाई मत कर देना, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में है। हेड है झांग मिंग। और अभी 2023 में 9वां मेंबर ईरान बना था, 2024 में 10वां मेंबर बेलारूस बना। याद रखना, अफगानिस्तान और मंगोलिया ये इसके ऑब्जर्वर कंट्री हैं। और हमने देख लिया इस बार इसकी 25वीं बैठक ये हुई चाइना के तियानजिन में। पिछले साल इसकी बैठक हुई थी कजाकिस्तान के अस्ताना में। अच्छा, एक अच्छा प्रश्न ये भी बन जाता है, वैसे मैंने इसकी ट्रिक आपको बता दी है, कि कौन सा सेंट्रल एशियन कंट्री इसका मेंबर नहीं है। भाई सेंट्रल एशियन कंट्री है 5, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसमें से 4 इसके सदस्य हैं, एक नहीं है। एक कौन सा? तुर्कमेनिस्तान। और क्या ट्रिक बताई थी मैंने आपको? ऐसे याद रखो, ये हर बैठक में, हर मीटिंग में अपने तर्क वितर्क करता है, तो एससीओ को पसंद नहीं है तर्क वितर्क करने वाला, तो इसको मेंबर नहीं बनाया। ये तो एससीओ की बात हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स में आपको रिवाइज कराता हूं। देखो, अभी 51वीं G7 समिट को होस्ट किया कनाडा ने। G20 समिट 2025 को होस्ट कर रहा है साउथ अफ्रीका। और इस बार 17वें नंबर की ब्रिक्स समिट कहां पर हुई? ब्राजील में। और ये भी याद रखना, अगले साल ब्रिक्स समिट को होस्ट करेगा भारत। इस बार जो क्वाड समिट है इसे भारत होस्ट कर रहा है। और अभी आसियान समिट ये कोलालमपुर मलेशिया में हुई। शंघाई हमने पढ़ी है, एससीओ समिट ये हो चुकी है चाइना में। नाटो समिट ये होस्ट कर रहा है
नीदरलैंड हेग नीदरलैंड में हुई थी। बिम्स्टेक समिट अभी थाईलैंड में हुई, बैंकॉक थाईलैंड में। और अगले 2 सालों के लिए अब इसको कौन होस्ट करेगा? बांग्लादेश। उसके अलावा इस साल कोप 30 का आयोजन ब्राजील में होगा। पिछले साल कोप 29 हुआ था बाकू अजरबैजान में। और इंटरपोल की गवर्नेंस कमेटी की अध्यक्षता की है यूनाइटेड अरब अमीरात ने। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ हमने रिवाइज कर लिए। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अगला प्रश्न भी अच्छा है कि अभी हाल ही में भारत की किस एजेंसी ने इंटरपोल के माध्यम से अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया है? तो आंसर होगा प्रवर्तन निदेशालय। तो अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसे अंग्रेजी में कहते हैं, प्रवर्तन निदेशालय को। और इसी ने पहली बार इंटरपोल के जरिए पर्पल नोटिस को जारी करवाया है, जिसमें एक नए किस्म के ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है। एक्चुअली में ईडी की जांच में ये खुलासा हुआ कि कुछ घरेलू और विदेशी शेल कंपनियां मिलकर अवैध धन को वैध धन बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार का इस्तेमाल कर रही है। एक लाइन में बोले तो ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है। तो अब ईडी इंटरपोल के पर्पल नोटिस के जरिए इंटरपोल के जो 196 सदस्य देश हैं उन तक ये जानकारी पहुंचाएगा कि अपराधी किस तरह नई नई तकनीकों से कानून को चकमा दे रहे हैं। तो ईडी का ये कदम क्या बताता है कि भारत अब घरेलू ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक अपराधों से लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। तो ऐसा करने का उद्देश्य क्या है आप समझ गए होंगे, दुनिया भर की एजेंसियों को जागरूक करना ताकि अपराधियों को कहीं भी सुरक्षित ठिकाना न मिल सके। पूरी चीज आपको समझ में आ रही है ना, हो क्या रहा है? मतलब ईडी ने ये ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग का पर्दाफाश किया कि ऐसी भी चीज हो रही है। अब हमें तो पता चल गया, अब हमें और देशों को भी बता देना है। तो इंटरपोल के जरिए हमने एक पर्पल नोटिस जारी करवाया और ये पर्पल नोटिस क्या करता है, इसके जितने भी सदस्य देश हैं इंटरपोल के 196 जो भी सदस्य देश हैं उन तक ये जो जानकारी जो हमारे पास है हमने सबको दे दी है। तो अब ये जानकारी केवल हमारे पास नहीं है, सभी देशों के पास आ गई है। तो अब अपराधी इन देशों में तो अपराध नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम सबको इसकी जानकारी हो चुकी है। और किसने पहुंचाई है? हमने पहुंचाई है इंटरपोल के थ्रू। देखो इंटरपोल के बारे में आपको बताऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले बता दूं इंटरपोल अलग अलग 8 तरह के नोटिस जारी करता है, जिसमें से एक आज हमने देखा ये पर्पल नोटिस। इसी तरह से रेड नोटिस, येलो, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल, सिल्वर, ये सब नोटिस अलग अलग कार्यों के लिए हो गए, ये जारी करता है। जैसे कि ये सिल्वर नोटिस हो गया, अगर आपराधिक संपत्तियों की पहचान करनी है, उसको पता लगाना है तो ये नोटिस जारी कर देंगे। तो हर नोटिस का अलग अलग काम होता है। तो इंटरपोल के बारे में आपको बता दूं, फुल फॉर्म क्या हो गई? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 7 सितंबर 1923। इसीलिए तो 7 सितंबर को एक दिवस हमने मनाना शुरू किया, अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कॉपरेशन 2023 से मनाया। हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। प्रेसिडेंट अहमद नासर अल रईसी। इसका मोटो हो गया कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड। मेंबर कंट्री हमने कहा 196 है। नवीनतम बना था पाउलू। इसकी जो 2023 में 91 नंबर की बैठक हुई थी वियना ऑस्ट्रिया में। 2024 में इसकी 92 नंबर की बैठक हुई थी ग्लासगो यूके में। और इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किसने संभाल ली है? यूएई ने। बाकी बात यहाँ पे प्रवर्तन निदेशालय की भी हुई थी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, तो उसके बारे में भी जान लो। स्थापना होती है 1956। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। डायरेक्टर है राहुल नवीन। और इसका काम क्या होता है? भारत में इकोनॉमिक लॉज को एनफोर्स करना और फाइनेंशियल क्राइम्स, आर्थिक अपराधों को रोकना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री कहां पर खुली है? तो आंसर होगा नोएडा में। तो अभी भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का भी उद्घाटन किया गया। कहां पर? नोएडा में किया गया। और किस कंपनी ने? कंपनी का नाम क्या है? तो वो है ऑप्टिमस इंफ्राकॉम। और अभी इस फैक्ट्री का उद्घाटन किया हमारे जो आईटी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव ने। अभी तक हम जो टेम्पर्ड ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल पे आप टेम्पर्ड ग्लास लगाते हो ना, वो टेम्पर्ड ग्लास हम दूसरे देशों से मंगाते थे। अच्छा, ये जो नोएडा में अब जो टेम्पर्ड ग्लास बनेंगे, ये जो फैक्ट्री है ये किस तकनीक से टेम्पर्ड ग्लास बनाएगी? तो कार्निंग तकनीक से। और वैसे तो ये जो कंपनी है जो इसको बनाएगी, ये कई वर्षों से ईयरफोन और मोबाइल के जो भी अदर एसेसरीज होती है उनको बना रही है, लेकिन अब ये टेम्पर्ड ग्लास बनाएगी भारत में पहली बार। तो आप कह सकते हो टेम्पर्ड ग्लास बनाने वाली ये देश की पहली फैक्ट्री होगी नोएडा में। अब यहाँ भारत में पहले से ही संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं। तो आपने पढ़ा था भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल कौन सा है? भारत जेन है। डेवलप्ड हुआ ये आईआईटी बॉम्बे में। भारत के पहले ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण किया गया था कोलकाता की गार्डन रिच बिल्डर्स कंपनी ने और नॉर्वे की कॉन्सबर्ग कंपनी ने मिलकर के। और भारत का पहला एआई केंद्र विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां पर शुरू होगा? नवा रायपुर छत्तीसगढ़। देश के पहले एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला ये कहां पर रखी गई? नवा रायपुर छत्तीसगढ़। भारत का पहला वंदे भारत रेल रख रखाव डिपो ये बन रहा है जोधपुर में।
और ये भी याद रखना, देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कब शुरू हुई थी? 15 फरवरी 2019 में। उसके अलावा भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी चेन्नई की है। देश का पहला साइकैड गार्डन कहां पर शुरू किया गया? उत्तराखंड के हल्द्वानी में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दृष्टिबाधित महिला बन गई है छोंगजिन अंगमो, हिमाचल प्रदेश की कन्नौर की रहने वाली है। ठीक है, तो भारत से पहले से बनने वाले प्रश्न ये सारे ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, ये सारे 2025 के ही हैं, है ना, इसी साल के हैं। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत का पहला मल्टी लेन फ्री टोलिंग ये कहां पर शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात में। तो अभी NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ICICI बैंक के साथ मिलकर के टोल प्लाजा पर लगने वाली कतारों को खत्म करने के लिए मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम की शुरुआत की है। तो ये पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम ये गुजरात में नेशनल हाईवे 48 पर 84 टोल प्लाजा पर शुरू होगा। मतलब ये देश का पहला ऐसा टोल प्लाजा होगा जहां पर आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आपको बिना रोके आपसे टोल वसूल कर लिया जाएगा। हम जनरली क्या करते हैं, जब भी टोल प्लाजा आता है तो वहां पे हमें थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है, पर अब यहाँ पे आपको रुकना नहीं पड़ेगा, आप सर करके निकल जाओ, आपकी गाड़ी ऐसे निकल जाएगी। तो यहाँ पे RFID रीडर्स और ANPR कैमरों के जरिए जो आपकी कार पे, आपकी गाड़ी पे फास्टैग लगा हुआ है और जो आपके वाहन का नंबर है उसको स्कैन कर लिया जाएगा और इसी के जरिए टोल खुद ब खुद कट जाएगा। और इस सिस्टम से होगा क्या फायदा? जाम की समस्या खत्म होगी, समय बचेगा और ईंधन की खपत घटेगी, क्योंकि खड़े खड़े ईंधन तो जल रहा है ना, तो उसकी खपत घटेगी, उससे प्रदूषण भी कम होगा। ये सब इसके फायदे होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जो दो एक्रोनिम यूज किए, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? RFID मतलब हो गया रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और ANPR का मतलब हो गया ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। और आपको बताए जो फास्टैग है वो किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है? RFID टेक्नोलॉजी पे ही काम करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पे। तो प्रश्न याद रखना, भारत का पहला मल्टी लेन फ्री टोलिंग कहां पर शुरू किया गया? गुजरात में। गुजरात लेकर के चलूंगा, लेकिन NHAI की पहले बात कर लेते हैं। और किस बैंक के साथ, ये भी प्रश्न आ सकता है, थोड़ा डीप में पूछ ले तो किस बैंक के साथ मिलकर के अभी ये शुरू किया NHAI ने? तो ICICI बैंक। NHAI मतलब नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना होती है 1988 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली और चेयरमैन है संतोष कुमार यादव। आपको याद आना चाहिए भी 2-5 दिन पहले ही, और जो मैंने आपको कल वीकली वीडियो बना के दिया था उसमें भी पढ़ाया था, अगर कल वो वीकली वीडियो आपने देखा है तो, कि अभी NHAI ने एक प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया था। उसका संबंध किससे है? टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा में मदद करने के लिए वो प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया था NHAI ने। ठीक है, वो भी ध्यान रखना। ऐसे बात यहाँ पे गुजरात की हो रही है तो गुजरात आपको जरूर लेकर के चलेंगे। ये रहा मैप में गुजरात। देखो गुजरात की कैपिटल क्या हो जाती है? गांधीनगर हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो हो गया। पशु है एशियाई शेर। वृक्ष है बरगद का। पुष्प है गेंदा। नृत्य होता है गरबा और डांडिया। और वंसड़ा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क है। ब्लैकबक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क है। सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर। उकाई बांध है ताप्ती नदी पर। कडाना बांध है माही नदी पर। दांतीवाड़ा बांध है बनास नदी पर। कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको रिवाइज कराएं यहाँ से। तो किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया? तमिलनाडु। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में। अब तमिलनाडु वाला प्रश्न गुजरात में क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि ग्रेटर फ्लेमिंगो ये गुजरात का राजकीय पक्षी है। तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ कि भैया ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य गुजरात में होगा। नहीं भैया, तमिलनाडु में है। उसके अलावा 2026 में जो एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है ये अहमदाबाद गुजरात में होगी। अभी 2025 वाला चाइना के जियांगशान में हुआ। 100% रेल मार्ग को विद्युतीकृत करने वाला 24वां राज्य बना गुजरात। भारत का पहला 9000 हॉर्स पावर लोकोमोटिव इंजन बन रहा है गुजरात के दाहोद में। 23वें विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2029 में भारत होस्ट करेगा। पहली बार भारत होस्ट करेगा। भारत में भी कहा? अहमदाबाद। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान यहाँ शुरू हुआ। मशरेक ये गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बना? UAE। पहले राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? गुजरात के आनंद में। और इस यूनिवर्सिटी का नाम त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय रखा गया अमूल के संस्थापक त्रिभुवन दास जी के नाम पे। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य गुजरात। भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर शुरू हुआ? गुजरात में। गुजरात के कांडला में, जो दीनदयाल पोर्ट के नाम से जानते हो अभी आप, वहां पे। और भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में शीर्ष निर्यातक राज्य ये बना गुजरात। तो इन सब कारण से गुजरात अभी न्यूज में था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसने आदिवाणी ऐप को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। तो अभी जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवाणी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ये भारत का पहला AI आधारित
ट्रांसलेटर है, अनुवादक है, जो जनजातीय भाषाओं के संरक्षण और प्रचार के लिए बनाया गया है। तो ये पहल न केवल जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाएगी बल्कि उनकी भाषाओं और संस्कृति को विलुप्त होने से बचाने में भी मदद करेगी। तो समझ पा रहे हो ये एप्लीकेशन करेगा क्या? जनजातीय भाषाओं को हिंदी और अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेगा। तो इसके जरिए आदिवासी भाषाएं डिजिटल और ग्लोबल होंगी। हम सभी उनको रीड कर पाएंगे। जो जनजातीय भाषाओं को समझते नहीं है, उनको पढ़ना नहीं आता, वो भी अब इन्हें पढ़ पाएंगे। पर अभी शुरुआत में केवल 4-5 भाषाओं का ही अनुवाद होगा, बाकी और भी फिर बाद में इसमें जोड़ी जाएंगी। जैसे कि शुरुआत में झारखंड की मुंडारी, उड़ीसा की संथाली और पुई, छत्तीसगढ़ की गोंडी, मध्य प्रदेश की भिली, इन जनजातीय भाषाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत में 461 आदिवासी भाषाएं और 71 विशिष्ट मातृभाषाएं बोली जाती है, पर इनमें से 81 संवेदनशील और 42 गंभीर रूप से संकटग्रस्त और विलुप्त होने की कगार पर है। ठीक है, आदिवाणी एप्लीकेशन का काम क्या है मैंने आपको बता दिया। किसने लॉन्च किया? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने, जिसके मंत्री कौन है? ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? जुएल ओराम है। कुछ और इसी तरह से एप्लीकेशन पोर्टल से बनने वाले प्रश्न मैं आपको यहाँ पर रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनना। जैसे कि राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया रक्षा मंत्रालय ने। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था पंजाब ने। केंद्र सरकार ने संपत्तियों की ई नीलामी के लिए बैंक नेट पोर्टल लॉन्च किया था। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया था? अनुवादिनी। गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने सीबीआई के एक पोर्टल को लॉन्च किया था, नाम है भारत पोल। रक्षा मंत्री जी ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया। कंपनियां अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फॉर्मेट में रख सकती है, उसके लिए सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, एनटीटी लोकर नाम है। और सम्मान संजीवनी ऐप को हरियाणा ने, और भारतीय रेलवे ने रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत इंटीग्रेट करने के लिए स्वरेल ऐप लॉन्च किया। आई स्पोर्ट पोर्टल को सेबी ने, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को लॉन्च किया था, उसका नाम संजय है। फीस्ट सॉफ्टवेयर को इसरो ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो कुछ एप्लीकेशन, कुछ पोर्टल्स वगैरह हमने यहाँ पे रिवाइज करे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन ये कहां पर किया जाएगा? तो आंसर होगा साउथ कोरिया में। तो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 ये इस बार इसका 53rd नंबर का एडिशन है और 5 से लेकर 12 सितंबर तक होगा। कहां पर? ये होगा ग्वांगजू, साउथ कोरिया में। ये हर 2 साल में होता है। शुरुआत इसकी 1931 में हुई थी। इसका जो लास्ट एडिशन है ये हुआ था 2023 में बर्लिन, जर्मनी में। उसमें आपको याद होगा भारत पहले स्थान पे था। वहां पे भारत ने 3 गोल्ड और 1 ब्रोंज जीता था। दूसरे स्थान पे साउथ कोरिया था, पहले पे भारत था। इसका आयोजन कौन करता है? वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन करता है, जिसकी स्थापना होती है 1931 में। हेडक्वार्टर लुजेन, स्विट्जरलैंड में आपको मिल जाएगा। अच्छा, आर्चरी यानी कि तीरंदाजी से 2 पॉइंट और याद रख लो, ये भी करंट अफेयर्स के प्रश्न है कि देश की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन ये कहां पर किया जाएगा? दिल्ली में होगा अभी अक्टूबर में। 19वां वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2025 यह भी हुआ था विनिपेग, कनाडा में। अभी 2-3 दिन पहले ही हमने पढ़ा था ना, याद तो होगा आपको, अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था। चलो फिर आप मुझे बता दो कि उसमें मेडल टैली में भारत कौन से स्थान पे था और टॉप पर कौन सा देश रहा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को ज्वाइन करने वाली भारत की चौथी एयरलाइन कौन सी बनी है? तो आंसर होगा एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस या इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को ज्वाइन करने वाली भारत की चौथी एयरलाइन बन गई है। ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा? तो इससे एयरलाइन को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन उस एयरलाइन में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करेगी और उसके स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाएगी। उसके अलावा ये जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है ये अपने मेंबर्स एयरलाइन की सेफ्टी ऑडिट करता है, जिससे वो एयरलाइन पैसेंजर के लिए सेफ मानी जाती है। और अभी तक भारत की 4 एयरलाइंस इसके सदस्य बन चुकी है। कौन कौन सी? एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो और अभी एयर इंडिया एक्सप्रेस हमने देखा। बाकी इसकी बात करें, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की स्थापना होती है इसकी 19 अप्रैल 1945 1945। सदस्य देश अगर बात करें टोटल कितने हैं पूरे विश्व में, तो अभी तक 349 एयरलाइंस इसकी सदस्य हैं। हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। और आपको ये भी बता दूं कि अभी भारत ने नई दिल्ली में 42 साल के बाद इसकी 81वीं एनुअल जनरल मीटिंग और वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट को होस्ट किया था। इसकी मेजबानी की थी, अभी जून में हुआ था ये। और इसने अभी वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक रिपोर्ट भी जारी की थी, उसमें भारत 5वें स्थान पर रहा था, टॉप पर अमेरिका था। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न रहेगा, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 की थीम क्या है? तो आंसर होगा बेहतर जीवन के लिए सही भोजन। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2025 इसका आयोजन हुआ 1 से लेकर 7 सितंबर तक हम ये मना रहे हैं। और इसका मनाने का उद्देश्य है स्वस्थ आहार, भोजन के प्रति जागरूकता और कुपोषण की रोकथाम को बढ़ावा देना। और थीम क्या है? बेहतर जीवन के लिए सही भोजन, यानी कि ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ। ठीक है, तो थीम जरूर याद रखना, थीम एग्जाम में पूछी जा सकती है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारतीय सेना ने युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास का आयोजन ये कहां पर किया? तो आंसर हो जाएगा इसका अरुणाचल प्रदेश में। तो अभी भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास का आयोजन किया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है हिमालय के दुर्गम इलाकों में युद्ध की तैयारियों को परखना, और सेना ने इस दौरान अपने तमाम हथियारों और रणनीतियों का परीक्षण किया। तो सिंपल सा याद रखना कि अभी भारतीय सेना ने युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास कहां पर किया? अरुणाचल प्रदेश में। इसी तरह से आपको याद दिलाऊंगा कि अभी भारतीय सेना ने ड्रोन प्रहार अभ्यास भी किया था अरुणाचल प्रदेश में ही। और भारतीय सेना ने अभी दिव्य शक्ति अभ्यास कहां पर किया था ये पूछेंगे तो सिक्किम में किया था। ठीक है, दोनों याद रखना। और हाँ, अब एक प्रश्न का उत्तर आप लोग देना, अभी हमारी सेना ने ही समन्वय शक्ति अभ्यास का आयोजन कहां पर किया था? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो गया। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज इसे सपोर्ट जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, स्टडी ग्रुप में जो भी आपके स्टडी रिलेटेड चैनल्स होते हैं, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, तो एक बार शेयर जरूर करना अगर हैं तो, वरना अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए डेली मैं इनकी क्विज तैयार करता हूँ ताकि आप इनका टेस्ट लगाएं, क्विज लगाएं, आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और एग्जाम टाइम पे इन चीज़ों को आप भूलो नहीं। कहाँ मिलेगी क्विज? अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, या उसे डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और पीडीएफ आपको मिल जाती है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, अभी किस भारतीय संगठन को 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया एजुकेट गर्ल्स? और आप में से अगर किसी स्टूडेंट ने कल वाला लेक्चर नहीं देखा तो जरूर से अटेंड करना, ये प्रश्न डेफिनेटली एग्जाम में आने वाला है। तो इससे जो भी प्रश्न बन सकते हैं मैंने वहां पे बताए हैं। फिर अगले में पूछा था, स्कूल कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक अभी पारित किया है साउथ कोरिया ने। भारत के सहयोग से किसने पुना सांगछू सेकंड जल विद्युत परियोजना सफलतापूर्वक पूरी कर ली है? भूटान। और अभी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में ये जो 15 MTOE कैटेगरी है इसमें टॉपर रहा महाराष्ट्र। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया था। और कॉमनवेल्थ सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? 13। और एशियाई विशाल कछुओं का पहला कृत्रिम उष्मायन सफलतापूर्वक हुआ अभी मणिपुर के इम्फाल में। भीख मांगने को अपराध घोषित करने वाला पहला राज्य बना मिजोरम। चर्चा में रहा उम्मीद पोर्टल का संबंध है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से। नरेंद्र मोदी को अभी किस देश की यात्रा के दौरान दारुमा गुड़िया भेंट की गई? तो आंसर होगा जापान। और यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ लेना कि मोदी जी को तो जापान की तरफ से ये दारुमा गुड़िया मिली है, लेकिन मोदी जी ने जापान के प्रधानमंत्री को क्या भेंट किया था? तो जापान के प्रधानमंत्री कौन है? शिगेरू इशिबा हैं। उनको भारत की ओर से रेमन कटोरा और चांदी की चॉपस्टिक भेंट की गई थी, और जो उनकी वाइफ है उनको पश्मीना शॉल गिफ्ट की गई थी। ये पॉइंट और ऐड कर लेना। और आखिरी प्रश्न था कि नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड में डायमंड लीग फाइनल में कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा सिल्वर मेडल जीता है। बाकी चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी होगी? तो आंसर होगा दिल्ली विधानसभा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न,